अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान मोहम्मद है और ये जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया है एज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लिए, जो कि यूज़फुल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बी कॉम, एम कॉम, आई कॉम, बी बी एम बी एज वेल। और मैंने इसमें कोशिश की है कोर्स में कि मैं वो सारे एलिमेंट्स डालूँ जो कि रिक्वायर्ड हैं। ऑल्दो हर जगह हर यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें वेरी कर सकती हैं, हर कॉलेज में। तो आप लोग मुझे बताएं, कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो कि इस कोर्स में नहीं मिलता। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। और यहाँ से हम ऑनवर्ड इसको लेके शुरू करेंगे। तो होपफुली टाइमलाइन मैंने ऐसा सच नहीं रखी क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि हम तसल्ली से और आराम आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग। पहले अकाउंटिंग पढ़ने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको उसकी वजह मालूम होनी चाहिए कि वो किसके लिए बना हुआ है और क्यों बना हुआ है। तो अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस में यूज़ होती है। अदर देन बिजनेस भी आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। बट इन अ ब्रॉडर सेंस जी ये बिजनेस के लिए यूज़ होती है। बिजनेस क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। बिजनेस बेसिकली ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करें जिससे हमें हमारा जिस मोटिव जो हो जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, वो ये हो कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, हम मुनाफा कमा सकें। बिजनेस आपको पता ही है, आपके सामने जनरली एक करियाने की दुकान से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेके बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप से लेके जितने भी बैंक्स और ये सारी चीज़ें जो आपको मार्केट्स में नज़र आती हैं, सारे बिजनेस हैं। और मेरा ख्याल से जिस लेवल पे हम ये बात कर रहे हैं, बिजनेस की जनरल अंडरस्टैंडिंग हर किसी को होती है कि बिजनेस क्या है। आप सर्विसेज सेल करते हैं, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, आप प्रोडक्ट्स को परचेज करके सेल करते हैं, आप सर्विसेज दे के पैसे कमाते हैं। तो ये बेसिकली जनरली बिजनेस है। अब बिजनेस के अंदर तीन मेजर टाइप्स हैं जो कि बेसिकली आप कैटेगरीज ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। एक तो होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या है? सोल ट्रेडर जो एक सिंगल आदमी अपना एक कारोबार कर रहा है। किसी ने एक दुकान डाली हुई है, किसी ने एक बड़ा बिजनेस कर रहा है बट वो अकेला है, खुद उसको मैनेज कर रहा है, वो सोल ट्रेडर है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप ये है कि मैं हूँ, लेट से मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, हम मिल के एक बिजनेस कर रहे हैं। हमने उसमें मिल के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और हम उसको मिल के कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात जहन नशी कर लें कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड से मुराद ये है कि किसी भी गवर्नमेंट की रेलेवेंट अथॉरिटी के साथ जो इन बिजनेस की रजिस्ट्रेशन का हक रखता है या मजाज है, उसने इनकी रजिस्ट्रेशन की हुई है। लेकिन हमेशा सोल ट्रेडरशिप के लिए और पार्टनरशिप के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल से इन टाइप्स ऑफ बिजनेस का डिफरेंस और उनके जो डिफरेंटिंग जो पॉइंट्स हैं जो उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। कंपनी क्या है? कंपनी बेसिकली इटसेल्फ एक पर्सन है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, यानी
कंपनी मैंडेटोरीली रजिस्टर्ड होगी विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, और कंपनी इटसेल्फ एक पर्सन है और वो अपना अपने आप में एक बिजनेस कर रही है। कंपनी कंपनी के अंदर बेसिकली लोग शेयर्स पे डाल परचेज करते हैं। इट्स अगर आप उसको बनाने का तरीका देखें तो इसी तरह होगा कि लेट से आप एक स्मॉल कंपनी बना रहे हैं। आप 3 फ्रेंड्स हैं, आप मिले, आपने एक कंपनी बनाने का फैसला किया, आपने इक्वल शेयर्स लेने का फैसला किया। उसमें इक्वल शेयर्स से मुराद ये है कि पहले कंपनी रजिस्टर होगी और उसके शेयर्स आपको मिल जाएंगे इक्वली। पार्टनरशिप में क्या होता है, सिंपली ये आप डेस्क पे बैठे, एक मेज पे बैठे, आपने बराबर बराबर पैसे रखे और बिजनेस शुरू कर दिया। डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड्स बनती हैं, लेकिन वो किसी जगह से जाके रजिस्टर नहीं हो रही होती। और पार्टनरशिप्स ऐसी भी हैं जो रजिस्टर भी होती हैं, और बहुत सारी फर्म्स पाकिस्तान में ऐसी काम करती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, क्योंकि जब पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो उनको उस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। आई होप कि ये बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको इन 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस का समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं ये आपको ज़रूर बताता चलूँ कि कंपनी के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, जो कि बेसिकली सब्जेक्ट मैटर है कॉर्पोरेट लॉस का, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्योंकि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आगे चलते हैं। ये इनके डिफरेंसेस मैंने एक जगह राइट डाउन कर दिए हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर आप मैंने इनमें तीनों टाइप्स के बिजनेसेस के बारे में लिखा है, और फिर उनके जो भी उन पॉइंट एक दूसरे से डिफर करते हैं वो नोट डाउन किए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओन्ड बाय, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया कि कौन इनको ओन करता है। सोल ट्रेडर इज ओन्ड बाय वन पर्सन, एक बंदा उसको करता है। पार्टनरशिप, सेवरल इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, जैसा कि मैंने वो दोस्तों की मिसाल दी आपको। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, वही 3 दोस्त अगर कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर शेयर्स लेंगे तो शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। लाइबिलिटी फॉर द अनपेड डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इन तीनों बिजनेसेस में कोई ऐसी लाइबिलिटी या कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आपने पे करनी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा उसकी पेमेंट के लिए। अगर कंपनी लेट से पे नहीं कर पाती या अभी नहीं उसने पे किया, तो अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है उसको पे करने का। सोल ट्रेडर के अंदर वो मालिक जिसकी वो कंपनी है, जिसकी वो दुकान है, बेसिकली कंपनी का लफ्ज़ यहाँ ठीक नहीं होगा, जिसकी वो दुकान है या जिसका वो बिजनेस है, वो उसकी पेमेंट के लिए जिम्मेदार होगा इन एनी केस। पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से वो जिम्मेदार होंगे उन डेट्स की पेमेंट के लिए। कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें इसको करेक्शन की ज़रूरत है। ये बेसिकली पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स नहीं है, ये बेसिकली कंपनी की लाइबिलिटी होगी। उनकी जिस हद तक उन्होंने पेमेंट कर दी, ये पॉइंट मैं ठीक करूँगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको, ये पॉइंट ठीक नहीं है। इस पॉइंट को ठीक करेंगे हम यहाँ पे। जो कंपनी के शेयर्स जिस हद तक उन्होंने खरीदे हुए, कंपनी के पास जिस हद तक एसेट्स हैं, क्योंकि कंपनी इटसेल्फ एक पर्सन है, उस हद तक कंपनी लायबल है। आपने अपना शेयर खरीदा और शेयर के पैसे दे दिए, आपकी जिम्मेदारी वहां पर खत्म हो गई। आपकी जिम्मेदारी यहीं तक है कि आपने जितने रुपए का शेयर खरीदा है आपने वो कंपनी को देने हैं बस। इसके बाद नफ़ा होता है, नुकसान होता है। डेफिनेटली लॉस के केस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वापस, प्रॉफिट के केस में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली इससे ज़्यादा की लाइबिलिटी आपकी नहीं होगी आपने अगर शेयर लिया हुआ है। बट पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप के केस में
इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग। जितने पैसे आपके देने बनते हैं आपने देने, इर्रिस्पेक्टिव के आपने शुरू में सोचा था कि मैं लाख रुपए दूंगा, बट अभी आपको 2 लाख देने पड़ रहे हैं तो आपको 2 लाख देने पड़ेंगे। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है कि कंपनी कौन मैनेज करता है। सोल ट्रेडरशिप में कंपनी मैनेज होती है सोल ट्रेडर्स के थ्रू। जो बंदा उसको ऑन करता है, जो मालिक होता है उसका, वो उसको मैनेज करता है। पार्टनरशिप के अंदर वही जो 3 पार्टनर्स हैं, लेट से मैं का 3 है, वो 3 पार्टनर्स उसको मिलके मैनेज करेंगे। कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, प्रोफेशनल लोग रखे जाते हैं मैनेज करने के लिए। आप सिर्फ शेयर होल्डर हैं, हो सकता है कि आप उसको मैनेज कर रहे हो या ना कर रहे हो, उसके लिए स्किल्ड लोग रखे जाते हैं, या अगर आप खुद से स्किल्ड हैं तो आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। देयर कैन बी वेरिंग फैक्टर्स इन दिस। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम रेजिंग कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। इससे क्या मुराद है कि ये जो बिजनेस है ये अपने कैपिटल कहाँ से लेकर आएंगे, मतलब बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा इन बिजनेसेस के पास। सोल ट्रेडर के अंदर तो जो बंदा बिजनेस कर रहा है, लेट से उसने शॉप बनाई है, उस शॉप को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो खुद से लगाएगा। पार्टनरशिप के अंदर वही जो 3 पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं वो पैसा लगाएंगे। इन दोनों केसेस में अमूमन ज़्यादातर जो कैपिटल होता है वो कम होता है, क्योंकि चंद इंडिविजुअल्स मिलके कर रहे होंगे या अकेला बंदा करके बिजनेस कर रहा होगा। कंपनीज के अंदर हाउएवर कैपिटल प्रोविजन के मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। कंपनीज पब्लिक से भी पैसा ले सकती हैं। डेफिनेटली मैं बड़े ब्रॉडर टर्म में ये आपको बता रहा हूँ, इनके बड़ा तरीक़ेकार और टाइप ऑफ कंपनीज अगेन वेरी कर सकती हैं। तो लेकिन कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फंड रेजिंग के लिए। वो शेयर होल्डर्स से जनरली फंड ले रहे होते हैं। शेयर होल्डर एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के अंदर। लेट से कि 3 तो मेजर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया, उनके पास लेट से 60% शेयर होल्डिंग है, 20-20% हर 3 दोस्तों के पास शेयर होल्डिंग है। बाकी के जो 40% है हो सकता है वो जनरल पब्लिक होल्ड करती हो। जनरल पब्लिक ने वो शेयर्स खरीदे हुए हों, किसी ने 100 शेयर्स, किसी ने 20 शेयर्स, किसी ने 2%, किसी ने 3%, मिल मिला के उन्होंने 40% लिए हुए हों। यहाँ पे ओनरशिप रहेगी उन 3 बंदों की, क्योंकि उनका मेजर शेयर होल्डिंग्स है, और बाकी जनरल पब्लिक इज जस्ट कैपिटल प्रोवाइडर, उनको उसके ऊपर उसका डिविडेंड मिलता है। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सोल ट्रेडर के ऊपर कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। उसने अपनी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जिसके लिए उसको कुछ रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है। जनरली आपने देखा होगा कि वो करियानों पे या ये कैश एंड कैरीज वगैरह पे जस्ट एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा होता है, और ये लोग उस हिसाब से अपनी बस वही इनकी बुक कीपिंग या रिकॉर्ड कीपिंग होती है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर भी सेम यही होता है, बट पार्टनरशिप के लिए कुछ टैक्सेशन के रूल्स हैं। अगर लेट से पार्टनरशिप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो वो एज अ पार्टनरशिप टैक्स के अंदर रजिस्टर होती है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। बाकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की एज रिक्वायरमेंट्स उस तरह से एप्लीकेबल नहीं होती पार्टनरशिप्स के ऊपर। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के, सबमिट करने के, ऑडिट कराने के, टैक्स की रिटर्न के साथ सबमिट कराने के। तो कंपनीज के लिए बेसिकली प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जो कि सबमिट होती हैं। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात अभी हमने की, जब रिकॉर्ड कीपिंग और ये भी बात जब हम कर रहे थे, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक
टर्म है जो ये बताती है कि हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इस तरह की चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करना है। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमने जब इन चीज़ों को मेंटेन करना है, हमने इन चीज़ों को रिपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि हमने अपने रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को और जो भी और कोई फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें हैं उनको हमने कैसे मेंटेन करना है, और हमें साथ उसके ये बताती है कि हमने उसको रिपोर्ट किस तरह से करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और बाकी जो भी लवाजमात हैं इसके हम इंशाल्लाह आगे सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। The term entity is used to describe any type of organization. Business entities include companies, business partnerships and the business of sole traders. यहाँ पे ये मुराद है कि entity क्या है। entity का लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है उससे मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटिटीज से मुराद ये है कि जो बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, अ, इस बात में मोर और लेस वही चीज़ें जो हम पहले कर चुके हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी की टर्म को वाज़ेह करने के लिए ये बात बताई गई है यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस और मतलब समझ आ गया होगा। गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ कुछ बात कर लेते हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में। अकाउंटिंग सिस्टम्स बेसिकली, अब चूंकि एक मॉडर्न वर्ड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, तो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम्स यही कुछ है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। ERPs अवेलेबल हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर्स, जिनके अंदर अकाउंटिंग के फंक्शंस होते हैं। अकाउंटिंग के बेसिक बुक कीपिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, क्विक बुक्स, सेज एट्सेट्रा, टैली, बड़े कॉमन फैमिलियर नाम है। आप गूगल पे जाके लिखें तो आपको इनके फीचर्स के बारे में पता चलेगा, बट इट डिपेंड्स कि आप उस चीज़ की कितनी गहराई में जाना चाहते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम्स फ्रॉम मैनुअल सिस्टम से लेके ऑटोमेटेड सिस्टम्स तक हर तरह की जो एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उसको अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। हो सकता है कि आप अपनी अकाउंटिंग की तमाम इस्तेलाहात, तमाम टर्म्स को यूज़ करते हुए मैनुअली एक रजिस्टर के ऊपर करते हो। दैट्स पॉसिबल। जिस तरह के हम अकाउंटिंग का ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए हर चीज़ मैनुअली करेंगे, हो सकता है आप एक्चुअल बिजनेस के अंदर भी हर चीज़ मैनुअली करते हो। ऑल्दो ये बड़े बिजनेसेस के लिए बड़ा रेयर है। आजकल हर किसी के पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड होता है। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या चीज़ है? इसको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए, हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए एक डिफरेंट खाता बना लेना चार्ट ऑफ अकाउंट है। इसकी मैं आसान एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अकाउंट्स का मतलब ये है जो अकाउंट्स हमने अपने पास खोले हैं अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर या अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, जो अकाउंट्स हमने अपने पास खोले हैं। लेट से रेवेन्यू का एक अकाउंट खोला हमने जिसके अंदर हम जितने ही हमारा रेवेन्यू है या जितनी हमारी सेल है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल का एक अकाउंट हमने खोला जिसके अंदर हमने जितनी बेचने की कॉस्ट्स हैं, जो चीज़ें हमने बेची हैं उनकी जो भी कॉस्ट हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट का एक अकाउंट हमने खोला जिसके अंदर हमारे सारे फिक्स्ड एसेट्स की ट्रांजेक्शन्स मौजूद हैं या हम उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के आप अपने 3 बैंक अकाउंट्स खुलवा लें। एक बैंक अकाउंट में आप कहें जी मेरी जितनी सेल्स होंगी वो इस बैंक अकाउंट के अंदर जाएँगी। एक बैंक अकाउंट आप खुलवा लें, आप कहें इसमें जितनी पेमेंट्स मैं कर रहा हूँगा वो इस वाले से करूँगा। एक बैंक अकाउंट आप खुलवा लें, आप कहें कि इसमें जितने भी फिक्स्ड एसेट मैं परचेज़ करूँगा वो इधर से पे करूँगा। तो ये मेरा फ इस बिल्कुल इसी तरह हम
अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स खोलते हैं और ये बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट करने के लिए और रिपोर्टिंग को बेहतर करने के लिए। हर अकाउंट को हम एक नाम देते हैं और सिस्टम के अंदर मोस्टली इनके नंबर्स भी एलोकेटेड होते हैं। लेट्स से 01 इज़ रेवेन्यू, 02 इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड की। अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड मल्टीपल टाइप्स के, मल्टीपल चीज़ें अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर मुश्तमिल हो सकती हैं, जिनमें आपकी कैश या बैंक बुक, जिसके अंदर आप कैश की, बैंक की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रख रहे होते हैं, अदर देन नॉर्मल अकाउंटिंग जो आप जीएल्स के अंदर करते हैं, उसके अलावा कैश बैंक की ट्रांजैक्शंस आप एक सेपरेट जगह कर रहे होते हैं। जनरल लेजर आपका बेसिकली खाता इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, हर हर चार्ट ऑफ अकाउंट का लेजर होता है, उसके अंदर आप हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी रजिस्टर हो गया आपका, जो सैलरीज आपने देनी है एम्प्लॉयज़ को। बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, जो बैंक की तरफ से आपको स्टेटमेंट्स आती हैं, उसकी रिकॉन्सिलिएशंस हो गई, जो आपने बैंक का अकाउंट अपने सिस्टम में रखा हुआ है उसके साथ जो बैंक की स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना कि बैंक वालों के मुताबिक मेरा बैलेंस क्या है बैंक में और मेरे मुताबिक मेरा बैलेंस क्या है बैंक में, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन हो गई। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर हो गया, जिसके अंदर आपके तमाम फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल्स हो गई, जिनके अंदर एम्प्लॉय की डिग्रीज एंड बाकी सारी चीज़ें एम्प्लॉय रेलिवेंट होती हैं। इनवॉइसेस जो आपको रिसीव होती हैं या आप जो इशू करते हैं, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स, बैंक में जो पैसे आप जमा कराते हैं, चेक बुक्स, जो आपकी बैंक के अकाउंट्स की चेक बुक्स होती हैं, परचेज ऑर्डर्स, जो चीज़ें परचेज करने के लिए आप ऑर्डर्स इशू करते हैं, सेल्स ऑर्डर्स जो कि आप सेल करते वक्त इशू कर रहे होते हैं, इनवॉइसेस हो गई, इनवॉइसेस की बात हमने कर ली, और उसके अलावा जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड है वो सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऊपर भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं हल्की फुल्की, यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली जो आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया होता है उसकी रिपोर्टिंग का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। देखें, आपने हर चीज़ की रिकॉर्ड कीपिंग तो कर ली, लेकिन उस रिकॉर्ड से आपको पता क्या चल रहा है ये बताएगा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं बैलेंस शीट, बीएस से मतलब है बैलेंस शीट, पी एंड एल से मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी एफ से मतलब है कैश फ्लोज, स्टेट एसई से मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नोट्स जो रिलेटेड नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपके तमाम एसेट्स, आपकी तमाम लाइबिलिटीज और आपके बिजनेस की इक्विटी यानी कैपिटल उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर नज़र आता है। बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट इसलिए क्योंकि हमेशा आपकी एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन है, हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स आती हैं नज़र एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ नज़र आती हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ के साथ आपके कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपकी प्रॉफिट स्टेटमेंट नज़र आती है कि आपने आया प्रॉफिट कमाया है, लॉस हुआ है आपको बिजनेस के अंदर किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड में। प्रॉफिट एंड लॉस आप 1 महीने का भी बना सकते हैं, आप 1 साल का भी बना सकते हैं, आप 6 महीने का भी बना सकते हैं, आप 10 दिन का भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट हाउएवर हमेशा एज एट होती है किसी एक स्पेसिफिक दिन पे। मैं कहूँ जी मेरा आज की बैलेंस शीट क्या है तो वो मुझे आज की बैलेंस शीट नज़र आ जाएगी। मैं कहूँ जी मुझे पिछले महीने की 30 तारीख की बैलेंस शीट चाहिए तो वो 30 तारीख के ऊपर जो आपके बैलेंसेस होंगे, एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगी, इक्विटी होगी, वो नज़र आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसी स्पेसिफाइड पीरियड का होगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, वॉट एवर जो जो भी आप उसकी रेंज रखना चाहें। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पीरियड की होगी। आप कहें जी मुझे
पिछले 1 महीने की कैश फ्लो दिखाएँ। कैश फ्लो अपने नाम से ज़ाहिर है कि हमने कितना कैश किस कैटेगरी के अंदर दिया, कितना कैश हमारे पास आया और हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये भी किसी स्पेसिफिक पीरियड की होगी। आप कहेंगे जी मुझे किसी 1 दिन की कैश फ्लो चाहिए, मुझे 2 दिन की कैश फ्लो चाहिए, मुझे 1 महीने की चाहिए, मुझे पूरे साल की कैश फ्लो चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी से मुराद बेसिकली कैपिटल और आपके रिजर्व्स, जो प्रॉफिट्स वगैरह आप अर्न करते हैं वो एक जगह जहाँ एक्यूमुलेट जमा जहाँ होते हैं वो सब आपकी इक्विटी बनते हैं, या लॉसेस जो होते हैं वो आपके कैपिटल में से कम हो रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बेसिकली इस चीज़ को डिपेक्ट करता है, ये भी किसी पीरियड के लिए होगा। आप कहें जी कि मुझे पिछले 1 महीने के अंदर मेरे कैपिटल के अंदर या इक्विटी के अंदर क्या चेंजेस आई, तो उसमें आपने लेट से 100 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, आपने उसमें 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो आपकी टोटल इक्विटी अब हो गई 120 रुपये। उसमें से आपने लेट से 10 रुपये निकाल लिए तो आपकी इक्विटी रह गई 110 रुपये। ये सारी चेंजेस को बयान करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स की। ये जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये एक समरी सी होती है। इनके अंदर एक अकाउंट, एक नाम आ रहा होगा, उसके आगे लेट से कैश आ रहा होगा, व्हीकल्स आ रही होंगी, बैलेंस शीट के अंदर पीएनएल के अंदर रेवेन्यू आ रहा होगा, बस एक लाइन आइटम रेवेन्यू। रेवेन्यू आपके 4 जगह से आ सकते हैं, हो सकता है आप सेल भी करते हो, आप सर्विस भी देते हो, आप प्रोडक्ट्स भी सेल करते हो, आप कमीशन भी अर्न करते हो, वॉट एवर। नोट्स के अंदर वो चीज़ें डिटेल में बयान की जाती हैं और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर की भी होती हैं, जिसके अंदर आप बताते हैं कि मेरा कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, क्या हुई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चूंकि मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, तो यूजर्स के बारे में अगले पॉइंट पे हम बात डिटेल में भी कर लेते हैं, बट ये नोट्स किसी भी बंदे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या उसके यूज़र को समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती हैं, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। दुनिया में बहुत जगह आईएफआरएस एप्लीकेबल है, गल्फ में आपके हो गए, यूके वगैरह में, और साथ ये जो कंपनीज एक्ट है ये उनके रेलेवेंट लॉज वहाँ पे होते हैं जो साथ मिला के एप्लीकेबल होते हैं। मोर और लेस ये आपस में मैचिंग होते हैं आईएफआरएस और कंपनीज एक्ट, बट लोकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इनको भी साथ इंक्लूड किया जाता है। ठीक है जी। आईएफआरएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि इन फाइनेंशियल्स को बनाने की एक गाइडलाइन देता है, या बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के तरीके कार के बारे में गाइडलाइन देता है, मुख्तलिफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करता है। ये आईएफआरएस का फ्रेमवर्क बहुत सारे कंट्रीज में अप्लाई होता है, वो लोग यूज़ करते हैं। यूएस में हाउएवर यूएस गैप यूज़ होता है। तो आप जनरली अगर इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास गूगल भी अवेलेबल है, आप उसमें सिंपली लिखें कि फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग, और आपको उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है जी। यूज़र्स कौन होते हैं जी? यूज़र्स, यहाँ पे बात हो रही है यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूज़र्स हैं, यानी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कौन करेगा? जो इन्वेस्टर्स हैं आपके। जाहिर सी बात है, एक बंदा एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है तो सबसे पहले देखेगा कि भाई पर कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, इसके एसेट्स कैसे हैं, ये कैश फ्लो कितना जनरेट करती है, ठीक है जी, ये कितना डिविडेंड पे आउट करती है। तो इन्वेस्टर देखेगा, फिर उसकी उनकी बारीकियों को देखने के लिए उनके नोट्स को भी देखेगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है। लेंडर्स, जिन्होंने पैसा एज अ लोन देना है, एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं, एज अ लोन देना है, वो ये देखेगा कि भाई इस कंपनी के पास इतना कैश फ्लो जनरेशन है कि ये मेरा पैसा वापस कर सकेगी जो मैं इसको उधार के तौर पे दे रहा हूँ।
सप्लायर्स ये देखेंगे, सप्लायर्स और ट्रेड ट्रेड क्रेडिटर्स ये देखेंगे कि हम जो चीज़ क्रेडिट पीरियड पे दे रहे हैं, यानी लेट से कि हम एक चीज़ इस कंपनी को आज बेच रहे हैं, ये पैसे हमें महीने बाद देगी, तो क्या ये महीने बाद हमें पैसे दे भी सकेगी? वो इस चीज़ को जज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। गवर्नमेंट ने टैक्सेस की कलेक्शन करनी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उधर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उस टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं, वहाँ से टैक्स की कंप्यूटेशन होगी। गवर्नमेंट इसके एक यूज़र होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पब्लिक, जनरल पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो लेट से कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है या वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो वो अपनी सैलरीज के लिए कंसर्न होंगे या वो अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न होंगे, तो वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करके कंपनी की पोजीशन को अप्राइज कर सकते हैं। ठीक है जी, कस्टमर्स देखेंगे कि हमारा जिस जगह से हम कोई चीज़ लेने लगे हैं या हम डीलिंग करने लगे हैं वो कितने पानी में है। जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के इम्प्रूवमेंट प्लान्स और अपना अगला लाए अमल तय करते हैं कि हम किस जगह खड़े हैं और हमें किस जगह जाना है। मल्टीपल यूजर्स हैं, इसके अलावा भी यूजर्स हो सकते हैं, जैसा कि बैंकर्स। बैंकर्स अगर कोई लोन दे रहे हैं, लेंडर्स के अंदर शामिल हो जाएंगे नॉर्मली वो, टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर कोई चीज़ आप जानना पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अ, मेरा ख्याल से आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इस चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करें, इन चीज़ों को आप समझें, और फिर हम अगले लेक्चर के अंदर मज़ीद आगे डिटेल से डिफ़ाइन करेंगे। होपफुली हम ये वाला चैप्टर या ये वाला जो कंप्लीट टॉपिक है ये 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, और मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच जी, आज तक के लिए इतना ही।